जय संविधान। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद सत्र में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ और जिस प्रकार के संदेश दिए गए पूरे देश को और विश्व को। किसान नेता राहुल गांधी से संसद के अंदर मिलना चाहते थे। यह किसी का भी जनतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी भी नेता से, और विशेषकर ऐसे नेता से जो जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है और कहता है कि वो जनता के हितों की बात करता है, उसे उससे मिलने का अधिकार है। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अन्नदाता का, किसानों का अधिकार है कि वो राहुल गांधी से चाहे मिले, मोदी जी चाहे मिले, नितिन गडकरी से, अखिलेश यादव से, ओवैसी साहब जिससे चाहे मिले, वो उनकी इच्छा है। ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जनता के बीच में और जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में। किसान नेता मिलना चाह रहे थे राहुल गांधी से। पहले शुरुआत में राहुल गांधी से मिलने पर सरकार ने रोक लगा दी कि संसद के अंदर आके आप नहीं मिल सकते। राहुल गांधी ने बताया, तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, जो नेचुरल है कि देखिए, आप मुझे जनता से मिलने के लिए नहीं रोक सकते, आप संसद के अंदर मिलने से रोक सकते हैं, तो मैं संसद के बाहर जाके जनता से मिलूंगा। राहुल गांधी ने कहा, अच्छा ये बात अब सत्ता पक्ष को समझ में आ गई कि अगर संसद के अंदर किसान नेता मिलते हैं तो उसका नुकसान तो कम होगा, लेकिन अगर संसद के बाहर राहुल गांधी जाके किसान नेताओं से मिले और उसको पूरे सोशल मीडिया में घुमाया गया, तो जितनी ज्यादा न मिलने देने से फायदा नुकसान हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि राहुल गांधी बाहर जाके मिलने। तो बाद में अनुमति दे दी गई। किसान नेता राहुल गांधी से संसद के अंदर मिले। किसान नेताओं ने बताया कि हमने राहुल गांधी से निवेदन किया कि हमारी एमएसपी की गारंटी के बारे में सरकार से बात कीजिए। राहुल गांधी ने कहा, हमने तो अपने घोषणा पत्र में कह रखा था कि हम किसानों को, अन्नदाता को एमएसपी की गारंटी देंगे, और यह बात राहुल गांधी ने कही कि यह देने में कोई परेशानी नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि एमएसपी की गारंटी देने में कोई परेशानी नहीं। एमएसपी की गारंटी बड़ी आसानी से दी जा सकती है, उसकी आर्थिक व्यवस्था की जा सकती है, और यह करीब 2.5-3 लाख करोड़ का केवल मसला है, जिसको बताया जाता है 56 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का आर्थिक मानचित्र चेंज हो जाएगा। बाकी जो विकसित देश हैं उनके अंदर जो कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी के अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। हमारे देश में सर्विसेज से आता है। कृषि क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट होने के बावजूद उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। इसीलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए देश की आर्थिक स्थिति खराब है। क्योंकि देश के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है, विश्व में आज नंबर 1 जनसंख्या के देश हम हैं, कि अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, खरीदने की क्षमता हो, तो देश के अंदर ही इतनी डिमांड है कि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंज्यूम कर सकती है। और यही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को भी हम मदद कर सकते हैं उनकी चीजें खरीद के, बशर्ते हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, खरीदने की क्षमता हो। मुश्किल यह है, हिंदुस्तान के अंदर जो समस्या है वो है डिस्पैरिटी, वो है भेदभाव। अगर देश के 1% लोगों के पास 50% देश का संसाधन होगा और देश के अधिकांश लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, और देश के 80
करोड़ों लोगों को 140 करोड़ में 5 किलो अनाज खाने पर ही निर्भर कर दिया जाएगा, तो जब लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसके बाद खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी जब परचेजिंग ही नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। ये तो देश का करीब 15-20% ऐसा तबका है जो कि अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का है। देखिए, मिडिल क्लास में भी 3 वर्ग हैं मेरे हिसाब से, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और हम लोग मिक्सअप कर देते हैं, ये जानते नहीं या लोगों को पता नहीं, या लोग इसके बारे में, जो 20,000 रुपए महीने कमाने वाला है वो भी अपने को मिडिल क्लास कहता है, और 4 लाख रुपए महीने कमाने वाला है वो भी अपने को मिडिल क्लास कहता है, और ये चाहता है कि मिडिल क्लास को एक प्रकार की सुविधाएं और एक प्रकार से उसको ट्रीट किया जाए, जो बात सही नहीं। जो 20-25 हजार रुपए महीने कमाने वाला आदमी है उसको मदद की आवश्यकता है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उसके जीवन में वो मेडिकल फैसिलिटी दिला सके, अपने परिवार के लोगों को एजुकेशन दिला सके, एस्पायर कर सके अपनी अगली वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर 3 लाख 4 लाख महीने कमाने वाला सोचता है कि उसको इनकम टैक्स का डिस्काउंट मिल जाए, इनकम टैक्स का रिबेट मिल जाए, और वो अपने को 20-25 हजार रुपए महीने कमाने वाले से समकक्ष समझता है, तो मेरे ख्याल से यह अन्याय होगा। देश में आज के तारीख में छोटा ही वर्ग है जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आता है, क्योंकि उसके पास टैक्सेबल इनकम है। तो ये जो स्थिति है कि आपने जो ये पूरा वर्ग है, इस वर्ग में बड़े लोगों के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग और लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग योजना बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो संसद के अंदर हुआ, जब कोविड के अंदर पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी बुरी तरह से गिर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से प्रभावित था, ये बड़े बड़े पूंजीपति जो थे वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं कर पा रहे थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ने उबारा था, और 3% से ऊपर की जीडीपी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जीडीपी बढ़ी थी, जो नॉर्मल है, जो हमेशा से होता है, 3-4% का रेंज होता है, और वो उतना ही था। मतलब अपनी जान पे खेल के कोविड का खतरा मोल लेते हुए उन्होंने देश की उत्पादकता को कम नहीं होने दिया था, अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया था। लेकिन वही किसान जिसको 13 महीने दिल्ली के बाहर बिठाया गया, उसके जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया, बोल्डर्स लगाए गए, कीलें गाड़ी गई, सड़कें खोदी गई, तोड़ी गई, किसानों को परेशान किया गया, 700 किसानों के आसपास लोगों की शहादत हुई, और उसके बाद जो एक मूर्खतापूर्ण किसान बिल था उसको वापस ले लिया गया, बिना सोचे समझे लाया गया और बिना सोचे समझे वापस ले लिया गया, और किसानों की शहादत भी हो गई, उनको परेशान भी कर दिया। उसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते थे, उनका जनतांत्रिक अधिकार है। हरियाणा सरकार ने पंजाब की सीमाओं में घुस के बोल्डर्स गाड़ दिए, किले गाड़ दी, शुभकरण सिंह की शहादत करा दी, सीमा के अंदर घुस के किसानों के ट्रैक्टर और कारें तोड़ दी, अश्रु गैस के गोले इतने दागे जैसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं होता है। किसानों को चोटें लगी, आंखें उनकी खराब हुई, पीठों में घाव हुए, सीने पे घाव हुए, लेकिन किसान डटे रहे। उन किसानों को विपक्षी दल के नेता से मिलने के लिए रोकने जाने का प्रयास किया गया। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो 50% वर्ग है उसको भी उपेक्षित कर सकते हैं, उसको भी ये उग्रवादी, खालिस्तानी, राष्ट्र विरोधी कह सकते हैं। उस वर्ग को
जिसने कोविड पीरियड में देश की लज्जा को बचाया था। अब राहुल गांधी ने तो किसानों से कह दिया, मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला गया कि एमएसपी की गारंटी देना संभव है, हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि हम एमएसपी की गारंटी का निर्वहन कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने कहा हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसको लाया था। लेकिन जो बजट लाया गया उसमें देखिए किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीजें हुई हैं। सोना आप खरीदिए, सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, माने सोना सस्ता हो गया 5-6 हजार, खरीद लीजिए। आप खरीदने में आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन जब आप बेचेंगे तो 20% टैक्स लग जाएगा। अरे सोना हिंदुस्तान के अंदर मिडिल क्लास खरीदता है ज्यादा, और मिडिल क्लास केवल इसलिए खरीदता है, इसको स्त्रीधन मानता है कि अगर पति की मौत हो जाए तो पत्नी के पास कम से कम भूखा मरने की स्थिति पैदा ना हो, उसके बाद इतना सोना हो कि बेच के अपना जीवन चला सके। पहली बात तो सोना जब आप खरीदेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा, 3 साल के बाद इसकी कीमत मान लीजिए हुई 1,25,000, 25,000 रुपए बढ़ी। अगर इसको बेचने जाएंगे तो 20,000 रुपए तो सुनार जिससे आपने खरीदा था, उसी को जब बेचने जाएंगे 20,000 तो वैसे ही काट लेगा, आपको गेन हुआ 5,000 का, उस पर भी 20% टैक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो अपनी रिस्क पे खरीद रहे हैं। खरीद तो लेंगे, बेच नहीं पाएंगे। पहले जब आप रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते थे, 2 तरह के टैक्स लगते थे, विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन। अगर विदाउट इंडेक्सेशन आप आइए, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी और जिस समय बेची, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें 20% टैक्स दीजिए और जाइए। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब अगर आपके परदादा ने जमीन खरीदी थी 5,000 रुपए में और आज 50 करोड़ में उसको आप बेच रहे हैं, क्योंकि 100 साल के अंदर इतनी कीमत तो हो ही गई परिवर्तित, तो अब आपको 5,000 रुपए में खरीदी हुई चीज जिसे 50 करोड़ में आपने बेचा, उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले 10% था, वो 12.5% हो गया। रियल एस्टेट की ऐसी की तैसी कर दी। थोड़ा बहुत पैसा लोग शेयर मार्केट में कमा रहे थे। विश्व के ज्यादातर देशों में शेयर मार्केट में टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। हमारे देश में पहले ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाया गया। इस बजट में दोनों बढ़ा दिए गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% था, उसको 12.5% कर दिया गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% कर दिया, 15% कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आप शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड थे, और इस समय पिछले दिनों में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था वो यंग लोगों ने बहुत ज्यादा किया था, किसानों ने बहुत ज्यादा किया था, गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा किया था और थोड़ा बहुत पैसा कमाया था। अब वो भी रास्ता रोक दिया। पैसा आप नहीं कमाएंगे, पूंजीपति कमाएंगे, आपका अधिकार नहीं है। इनकम टैक्स न्यू रिजीम में 15, 16, 17 हजार रुपए साल का बेनिफिट दे दिया। मैंने अब उसका क्या, और लेकिन सोने के माध्यम से, रियल एस्टेट के माध्यम से, शेयर मार्केट, अच्छा जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं उनमें भी कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया। मैंने जो पैसा बचाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा इसका करूं कर रखूं कहां। टैक्स ही टैक्स तो हर जगह है। आपसे रोड टैक्स, जब आप गाड़ी खरीदते हैं रोड टैक्स लिया जाता है। रोड टैक्स का मतलब सड़क बनाएंगे जो आपसे टैक्स लेंगे, और हजारों रुपए में ले लिया जाता है। अरे भाई, हमने रोड टैक्स अगर दे दिया सड़कें बनाने के लिए, तो टोल टैक्स क्यों ले रहे हो? फिर 2 तरह की सड़कें क्यों रख रहे हो? जो
टूटी हुई सड़कें और एक अच्छी सड़कें जिसपे आप रोड टैक्स भी लेंगे और टोल टैक्स भी लेंगे। और ये जो 20-25 लाख करोड़ का आप टैक्स वसूलते हैं और एजुकेशनल बजट और मेडिकल बजट, सारे बजट आपके कम हो जाते हैं, साल दर साल कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब अच्छा, किसानों की आपको अग्निवीर पे आपने कोई बात नहीं की, आशा थी कि करेंगे। सीनियर सिटीजन्स को कोई बात नहीं की। आप पहले हम सोच रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स को कांग्रेस के जमाने में 50% का डिस्काउंट रेलवे ट्रैवल में मिलता था, उसको शायद रिस्टोर करें, नहीं करेंगे। सुविधा किसी को कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अब आप सोचिए आपको कहां कहां टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक जो टैक्स दे रहे थे, अभी तक थोड़ी बहुत इनकम थी, तो जो मैंने बात शुरुआत की थी कि जो आपकी परचेजिंग पावर है, उस परचेजिंग पावर को और कम कर दिया, इकोनॉमी को और ज्यादा धक्का लगा दिया। क्योंकि जब हमें अपने भविष्य की चिंता होगी, सेविंग हम कर नहीं पाएंगे, पैसा हम खर्च कर नहीं पाएंगे, केवल सरकार को टैक्स में दे देंगे, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क तो और ज्यादा वीक हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, निर्मला ताई को सब आता है, सब पता है, प्याज नहीं खाती वो। पूंजीपतियों का बजट, सरकार के टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का बजट, युवाओं और किसानों का, सीनियर सिटीजन का न ध्यान रखने वाला बजट, और रियल एस्टेट पे इंडेक्सेशन को हटा देना और सोने पर इस प्रकार सेल पर टैक्स लगा देना, मेरे ख्याल से देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, और इसका देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार और जय संविधान।